टॉपर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों को डिस्कस करेंगे, जो कि आजकल हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आखिर हुई क्यों, और मजे की बात तो यह है कि इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। ये कहानी शुरू कैसे हुई? बिल्कुल, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और करने वाले थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे। और उस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन था, है ना? जी, लॉर्ड डफरिन। देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1857 की क्रांति पर जाना होगा। उस विद्रोह ने ना अंग्रेजों को अंदर तक हिला दिया था। उन्हें एक और विद्रोह का डर सता रहा था। अच्छा, तो ये उस डर का नतीजा था? हाँ, एक तरह से। ह्यूम ने सोचा कि एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो पूरे भारत की आवाज बन सके। विचार था इसे सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल करने का। सेफ्टी वॉल्व मतलब भारतीयों का जो गुस्सा है वो छोटे छोटे विद्रोहों में ना फूटे, बल्कि इस संगठन के जरिए उनकी समस्याएं अंग्रेजों तक पहुंच जाएं और विद्रोह की नौबत ही ना आए। तो एक तरह का प्रेशर रिलीज करने का तरीका। एकदम। लेकिन उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये छोटी सी चिंगारी आगे चलकर आजादी की लड़ाई की इतनी बड़ी आग बन जाएगी। अच्छा, तो ये एक सोची समझी रणनीति थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई बॉम्बे में, जिसे अब हम मुंबई कहते हैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसका पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो जब कांग्रेस बनी तो लोगों की, खासकर बड़े नेताओं और खुद अंग्रेजों की, इस पर क्या राय थी? मैंने सुना है कुछ बड़े मजेदार कथन है इस बारे में। हाँ, ये कथन उस समय की सोच को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। जैसे? खुद लॉर्ड डफरिन, जिनके शाय पर यह सब हुआ, उन्होंने ही कह दिया कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। मतलब कुछ गिने चुने लोगों की पार्टी। बिल्कुल। और सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, भारतीय नेता भी स्केप्टिकल थे। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले अधिवेशन में सिर्फ 72 लोग ही तो शामिल हुए थे, तो उन्हें लगा कि ये कैसे पूरे देश की आवाज हो सकती है। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन सबसे तीखा कटाक्ष किया था बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वाह, ये तो सीधा सीधा कांग्रेस के काम करने के तरीके पर ही हमला था कि साल में एक बार मिलने से क्या हासिल होगा। जी, और अरविंदो घोष ने तो भविष्यवाणी ही कर दी थी कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी से होगी। मतलब ये अंदर ही अंदर खोखली होकर खत्म हो जाएगी। तो शुरुआत तो काफी संदेह भरी थी, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। कांग्रेस के जो पहले 4 अधिवेशन थे वो सिर्फ अधिवेशन नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता है कि वो पूरे भारत को एक संदेश देने की कोशिश थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही चतुर रणनीति थी। इसमें 2 बातें खास थी, एक अध्यक्षों का धर्म और दूसरा अधिवेशनों की जगह। इसे थोड़ा और समझाइए। अध्यक्षों का चुनाव कैसे एक रणनीति थी? देखिए, पहला अधिवेशन हुआ 1885 में बॉम्बे में। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, एक हिंदू। ठीक है। अगला साल 1886 कलकत्ता अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी थे। हिंदू फिर पारसी। फिर तीसरा 1887 मद्रास अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी, वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओह। और चौथा 1888 इलाहाबाद अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, एक अंग्रेज और पहले गैर भारतीय अध्यक्ष। हिंदू, पारसी, मुस्लिम और फिर अंग्रेज। ये पैटर्न तो बहुत साफ है। मतलब ये जानबूझकर किया गया था। एग्जाम संदेश सीधा था कि कांग्रेस किसी एक धर्म या जाति की पार्टी नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और जगहों का चुनाव, उसमें भी यही सोच थी। बिल्कुल। पहला अधिवेशन बॉम्बे यानी पश्चिम भारत, दूसरा कोलकाता पूर्वी भारत, तीसरा मद्रास दक्षिण भारत और चौथा इलाहाबाद उत्तर भारत। भारत के चारों कोने कवर कर लिए। हाँ, इससे ये दिखाया गया कि कांग्रेस कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। वाह। तो चलिए अब कुछ ऐसे अधिवेशनों की बात करते हैं जहां इतिहास बदलने वाले फैसले लिए गए, जैसे कि हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। ये पहली बार कब गाया गया? ये दोनों ही ऐतिहासिक पल कलकत्ता अधिवेशन में आए। दोनों ही कलकत्ता में? जी। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। उस समय अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी और जनगण मन। वो गाया गया
1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। तब अध्यक्ष थे बिशन नारायण धार। अच्छा, और कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी गरम दल और नरम दल वाली, उसकी कहानी क्या है? वो कैसे हुई? अच्छा, ये कहानी असल में 3 अधिवेशनों से जुड़ी है। इसकी नींव पड़ी 1905 के वाराणसी अधिवेशन में, जब अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ बंगाल विभाजन की आलोचना हुई। यहीं से मतभेद शुरू हुए। हाँ, फिर 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ, माहौल को शांत करने के लिए। लेकिन बात बनी नहीं। असली विस्फोट हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और यहीं पर कांग्रेस गरम दल और नरम दल 2 हिस्सों में टूट गई। लेकिन फिर ये एक भी तो हुए थे। हाँ, वो हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इसमें क्या खास था? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और यहां न सिर्फ गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। अरे वाह, इसे याद रखने का कोई मजेदार तरीका है? हाँ, लोग मजाक में कहते हैं कि अंबिका माँ के चरणों में गिरकर सब एक हो गए। ये अच्छा था। अब महिलाओं की भूमिका पर आते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट, तो वो पहली महिला अध्यक्ष थी? जी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अच्छा, तो ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। बिल्कुल। और महात्मा गांधी, उन्होंने तो सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना? जी हाँ, और इसीलिए ये बहुत खास है। 1924 का बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अब स्वराज से पूर्ण स्वराज तक का सफर, ये मांग कब उठी? ये हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में। एक ऐतिहासिक क्षण था वो। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। और फिर इसके बाद मौलिक अधिकारों की बात भी हुई। हाँ, इसके ठीक बाद 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। और सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच जो मतभेद की कहानी है, वो भी एक अधिवेशन से ही जुड़ी है। हाँ, वो था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। बहुत नाटकीय था वो। क्या हुआ था वहाँ? सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ, और बोस चुनाव जीत गए। ओह! गांधी जी इससे नाराज हो गए। उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत हार बताया, जिसके बाद बोस ने इस्तीफा दे दिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब हम आजादी के समय के करीब आते हैं। उस दौरान नेतृत्व कौन कर रहा था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन खास था, क्योंकि ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। नेहरू अध्यक्ष थे। ये दिखाता है कि कांग्रेस अब गांव तक पहुंच रही थी। जी। फिर 1940 में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने, और वो लगातार 6 वर्षों तक इस पद पर रहे। वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। और आजादी के समय ये सवाल तो बहुत पूछा जाता है, 1947 में अध्यक्ष कौन था? आजादी के समय अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। वो 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो जब हम इन सभी अधिवेशनों को एक साथ देखते हैं, तो एक बात सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, कि जिस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सेफ्टी वॉल्व के तौर पर की थी, वही संगठन कैसे समय के साथ बदलकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने वाली सबसे बड़ी ताकत बन गया। ये किसी भी संगठन के विकास और उसकी विचारधारा के परिवर्तन की एक असाधारण कहानी है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।